अब मेरे को राज्यसभा के लिए नहीं करनी अब। हाँ अब मेरा एक सपना, बताइए। नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बैठना चाहिए। सीरियसली, आई मीन उस बिना उनको हराए मुझे नहीं लगता कि तपस्या सफल होगी। वो रिटायर हो जाए उसका क्या फायदा। He has to be sitting in the opposition, facing all the insults that we've faced in the last 10 years, that our leaders have faced in the last 10 years. That's a very obsessive dream that I have. पर्सनालिटी के हिसाब से कुछ ज्यादा नहीं बोल रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं विश्वास से कहता हूं हमें और बड़े लक्ष्य पार करने और हम करके रहेंगे। और माननीय अध्यक्ष जी, ये तो अभी हमारी तीसरी ही टर्म है। तो दिल्ली की बात हो रही है और दिल्ली के मुख्यमंत्री की बात हो रही है। अभी आपने बहुत सारी चीजों का जिक्र किया। तो मलिकजादा मंजूर साहब ने एक शेर कहा है कि चेहरे पे सारे शहर के गर्दे मलाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। उलझन, घुटन, गिरास, तपिश, दर्द, इंतशार, वो भीड़ है कि सांस लेना भी मुहाल है। तो भारतीय जनता पार्टी में रूबिका जी, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जो इबारत है वो 2023 में ही लिख दी थी। मैं एक बात कहना चाहूंगा, उन्होंने जो दिल्ली के संदर्भ में कहा तो मुझे भी एक शेर याद आता है। अभी आपने देखा कि जमानत के ऊपर है वहां केजरीवाल जी और अमानतुल्लाह खां फरार थे। तो मुझे और फिर इंडी गठबंधन का जो हाल है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के साथ थे, फिर बाई इलेक्शन में नहीं थे, तो सपा और आम आदमी पार्टी दिल्ली में साथ थे, कांग्रेस अलग थे। तो मैं कहना चाहूंगा कि इस गठबंधन में नहीं दिखती किसी को कोई दरार, क्योंकि हर दीवार पर चिपके हैं मोदी विरोध के इश्तेहार और इस सिरे से उस सिरे तक सब शरीके जुर्म है। कोई तो जमानत पर रिहा है और कोई है फरार। तो ये आज की स्थिति में अगर आप देखें तो आम आदमी पार्टी की दिल्ली की स्थिति को सही चित्रित करता है। लेकिन हम कितने असंवेदनशील हो गए हैं, या हमको व्यवस्था कितना असंवेदनशील बना दिया है कि हर घंटे लगभग 2 स्टूडेंट, 24 घंटे में कम से कम 28 स्टूडेंट मैं आपको एक और बात बताता हूँ। आज से 2 हफ्ते पहले मुझसे किसी ने पूछा था तो मैंने बोला था सीटें कम हो रही हैं, शायद 55 के करीब आएंगी। मुझसे शायद पंजाब केसरी वालों ने पूछा था। मैं आज आपको इस कॉन्फिडेंस से बता रहा हूँ, इस बार 65 से ऊपर सीटें आएंगी। खाओ माँ कसम। मतलब 2020 का भी जो रिकॉर्ड था आपका वो आप तोड़ेंगे? 20 का भी तोड़ेंगे और देखो अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है 15 का भी तोड़ देंगे। 15 में 67 आई थी आपकी। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता रहा हूँ ये बात। रुको जरा, सब्र करो। 8 फरवरी को जो चुनाव के नतीजे आए उसके बाद पूरी दिल्ली बदली है और हम जैसे लोग, हमारी तो पूरी की पूरी जिंदगी जो है 180 डिग्री जो है पलट गई है। आज कहा जा सकता है कि हम वो नेता हैं जो बेरोजगार हो गए हैं। 20 का भी तोड़ेंगे और देखो अगर सब कुछ ठीक रहा तो हो सकता है 15 का भी तोड़ देंगे। छोटी सी बात कहती हूँ भारतीय जनता पार्टी से, नारायण राणे से लेकर हेमंत बिस्व शर्मा, प्रफुल्ल पटेल, अजीत पवार सब भ्रष्ट थे। सबके पीछे ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स लगी थी, लेकिन आपकी वॉशिंग मशीन में आते ही पाक साफ दामन गलबैया करने लगे। तो यहाँ बैठकर आप ये मत बोलिए पलटू राम कहते थे नीतीश कुमार को, आप चचा बनाकर ये बातें मत। दिल जल रहा है, धुआं निकल रहा है, धुआं। ने भी चुनाव लड़ा। आप के शर्मा जी को सुन लेते हैं जी, बोलिए के शर्मा जी। ये कम से कम कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार की बात बोलते हैं और अब मैं चुप बैठूं। मैं क्यों चुप बैठूंगी? मैं भी लगातार बोल रही हूं। आप चिल्लाओ, टीवी तोड़ के बाहर आ जाओ। चुप हो गई थी अपने टाइम पर। आप टीवी तोड़ के बाहर आ जाओ। सुप्रिया जी टीवी तोड़ के बाहर आ जाओ। आप टीवी तोड़ के बाहर आ जाओ। नहीं, अपने घर की औरतों को टीवी तोड़ के बाहर टीवी तोड़िए, बदतमीजी पे मत उतरिए, उनको बोलिएगा मुझे बदतमीजी पे मत उतरिए। पहले भी कई बार मिला हूँ पिछले 10 सालों में। 13 से आप विधायक पहली बार जीते थे। इतना लो आप कभी दिखाई नहीं दे, मोराल इतना कभी डाउन नजर नहीं आया। मतलब ऐसा वाकई लग रहा है कि आपको झटका लगा है। वरना आमतौर पे हम ये मानते हैं नेता जो होते हैं उनकी चमड़ी जो है वो मोटी होती है। हार जीत में जो है वो एडजस्ट कर लेते हैं। नहीं, ये जो है ना, ये अलग लेवल का झटका है।
पीओ साहब तंग किया गया। फिर वो नहीं, हमको ये बताओ कि जो सरकार बाबू मेरा बच्चा सुनो ना, हमको पूरा मीडिया तंग किया। इस सवाल का जवाब है, इस सवाल का जवाब। वैसे ही कोई एक्सेप्टेंस है ही नहीं इस चीज की। जब आप मान रहे हैं कि ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर यूसीसी लागू भी हो जाए तो क्या दिक्कत? तो कौन फर्क पड़ रहा है? हमें तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमने कहा कुछ फर्क पड़ रहा है हमें? हाँ। हम पे क्या फर्क पड़ रहा है? हम तो जो हमारे पर्सनल लॉ है उन्हें मानेंगे। आप कुछ भी लागू करते रहो, हमें करना तो उसी से ही, आप करते रहो लागू जो आपको करना है। हमारा तो निकाह ही होगा। नहीं, पर यूसीसी लागू होगा तो मानना तो पड़ेगा, देश तो संविधान से चलेगा। तो हमें जब कुछ करना ही नहीं उसके अंदर, आपके जो वो कह रहे हैं वो तो हम ऑलरेडी करे हुए हैं, तो आप लागू करना है, जिसे करना करते रहो लागू। हमें क्या फर्क पड़ रहा है? हमें क्या फर्क पड़ रहा है बताइए? ये तो अभी जो आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 15 में, आर्टिकल 26 में जो हमें राइट दिए गए हैं धार्मिक स्वतंत्रता के, धार्मिक इसके, इन सब के ऊपर ये सीधे सीधे हमला कर रहे हैं। देखिए क्या है कि सभी मीडिया के साथियों से देश भर के लोगों को ये बताना चाहती हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे एक बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। मैं किसी भाषा के विरोध की बात नहीं करता हूं। आप आंख बंद करिए और 4 लोग आपके सामने अंग्रेजी बोल रहे हैं, 3 लोग, एक कश्मीरी या पंजाबी हो, एक बिहारी हो और एक तमिल या केरलाइट हो। आपको आंख खोलने की जरूरत नहीं, आप बता देंगे ये तमिल बोल रहा है, ये बिहारी बोल रहा है और ये कश्मीरी बोल रहा है, क्योंकि एक्सेंट का प्रॉब्लम है, साइलेंट का प्रॉब्लम है, अनसाइंटिफिक लैंग्वेज है। मगर आप आंख बंद करिए और एक संस्कृत का श्लोक बोला जाए तो आप नहीं बता पाएंगे कि तिरुपति बालाजी में बोला जा रहा है, कि कामाख्या में बोला जा रहा है या वैष्णो देवी में बोला जा रहा है।